Assalamu alaikum students. Hope you're all fine by the grace of Allah Almighty. Our today's topic is unit number 5, Daffodils, the poem written by William Wordsworth, who is called the poet of nature. William Wordsworth was born in 1770 and his death year was 1850. The purpose to write this poem was for love for nature. विलियम वर्ड्सवर्थ को पोइट ऑफ नेचर इसलिए कहा जाता है क्योंकि उसकी तमाम जो पोइट्री है और तमाम जो उसकी पोइट्री का मरकज़ है वो नेचर है. लेट्स कम टू इट्स द रीडिंग नाउ. कीप योर लेड पेंसिल्स इन योर हैंड्स. और जो मुश्किल जो अल्फाज हैं जो उनके मीनिंग्स मैं आपको बताऊंगी उनको आपने वहाँ पर नोट डाउन कर लेना है. आई वेंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड. आई वेंडर्ड मैं घूम फिर रहा था. लोनली तन्हा. एज अ क्लाउड एक बादल की तरह. दैट फ्लोट्स ऑन हाई ओवर वेल्स एंड हिल्स जो तैरता है ऑन हाई ऊंचाई पर और वेल्स एंड हिल्स वादियों और चट्टानों पर. व्हेन ऑल एट वंस जब अचानक. आई सॉ अ क्राउड मैंने एक हजूम देखा. A host of golden daffodils. A host of golden daffodils. सुनहरी गुले नरगिस के फूलों का एक हजूम देखा. Beside the lake. झील के किनारे. Beneath the trees. दरख्तों के नीचे. Fluttering and dancing in the breeze. वो झूम रहे थे और नाचते हुए महसूस हो रहे थे ताज़ा हवा में. Continuous as the stars that shine. जैसा कि सितारे मुसलसल चमकते हैं. And twinkle on the Milky Way. और कहकशां में टिमटिमाते हैं. They stretch in never ending line. They stretch यहाँ पर वो डैफोडिल्स की बात करें कि वो फैले हुए थे in never ending line ना ख़त्म होने वाली कितार में. Along the margin of a bay. Along the margin of a bay. मार्जिन मीन्स किनारा. बे मीन्स झील. झील के किनारे के. अलॉन्ग साथ साथ. 10,000 सॉ आई एट अ ग्लैंस. मैंने 10,000 की तादाद को एट अ ग्लैंस एक नज़र में देखा. टोसिंग देयर हेड्स इन स्प्राइटली डांस जो खुशी से नाचते हुए चमकते हुए अपने सरों को हिला रहे थे. Here is the question in the dialog box. How do you compare the daffodils with the stars? यहाँ हमारे पास एक क्वेश्चन डायलॉग बॉक्स में है कि डायलॉग बॉक्स में है कि हम डैफोडिल्स को स्टार्स के साथ कंपैरिजन कैसे कर सकते हैं. तो इसका आंसर हमारे इसी स्टैंजा में मौजूद है कि continuous as the stars. We can compare the daffodils with the stars because the stars continuously shine and twinkle on the मिल्की वे एंड द स्ट्रेच इन नेवर एंडिंग लाइन. जैसे सितारे जो हैं वो एक ना ख़त्म होने वाली कितार में यानी कि उनको हम गिन नहीं सकते. उस ना ख़त्म होने वाली कितार में वो मिल्की वे में कहकशां में बिखरे होते हैं. इसी तरह से जो नरगिसी फूल थे वो भी एक कितार में फैले हुए थे. द वेव्स बिसाइड देम डांस्ड. उनके एक तरफ झील की लहरें झूम रही थीं. बट दे आउटडिड द स्पार्कलिंग वेव्स इन ग्ली. लेकिन उन्होंने खुशी में नाचते हुए चमकते हुए उन लहरों को भी पीछे छोड़ दिया था. इन ग्ली मीन्स खुशी में. अ पोइट कुडंट बी बट बी गे. एक शायर को इससे कुछ नहीं लेकिन वो खुश हो सकता है. इन सच अ जॉकेंट कंपनी. इस खुशगवार सोहबत में. आई गेस्ड आई एंड गेस्ड. मैं उन्हें देखता रहा और बहुत देर तक गौर से देखता रहा. बट लिटिल थॉट. लेकिन थोड़ा सोचा. वट वेल द शो टू मी हैड ब्रॉड. कि ये मंज़र मेरे लिए किस कदर बड़ी दौलत लेकर आया है. Question is, how does the poet feel in the company of the daffodils?
द पोएट फील्स हैप्पी इन द कंपनी ऑफ द डैफोडिल्स। इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके नोट्स में मौजूद हैं। फॉर ऑफ, कभी कभार, व्हेन ऑन माई काउच आई लाई, जब मैं अपने बिस्तर पर लेटता हूँ, इन वैकेंट और इन पेंसिव मोड, खाली जहन या किसी सोच के मिजाज में, दे फ्लैश अपॉन दैट इनवर्ड आई, वो एकदम से चमक कर मेरी दैट इनवर्ड आई, मेरी अंदरूनी मंजर में सामने आते हैं। विच इज़ द ब्लिस ऑफ सॉलिट्यूड, जो कि मेरी तन्हाई में एक नेमत साबित होती है, वो मेरी तन्हाई के साथी बन जाते हैं। एंड देन माई हार्ट विथ प्लायर फिल्स, और तब मेरा दिल खुशी से भर जाता है। एंड डांसेस विद द डैफोडिल्स, और उन नरगिसी फूलों के साथ नाचता है। Here is the glossary words of this poem: fluttering, moving in the air, flying. Glee, joy, happiness. Host, in large number, एक बड़ी तादाद में. Jocund, happy. Twinkle, shine with a light that keeps changing from bright to faint and from faint to bright. Pensive, thoughtful. Solitude, loneliness. Here are question answers of this lesson, एंड ये तमाम जो 5 के 5 क्वेश्चंस हैं ये आपके नोट्स में मौजूद हैं। आपका होमवर्क ये है कि आपने इन क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लेना है और अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। इन क्वेश्चन 5 क्वेश्चंस को भी, और जो आपके दोनों क्वेश्चंस हैं इनको भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। Now here is the exercise of this chapter. First of all, figures of speech. Figures of speech भी कहा जाता है और literary terms भी कहा जाता है, जिनको poets और writers अपनी writing में effects लाने के लिए, उनको खूबसूरत बनाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। First of all, here is simile. Simile. A simile is a figure of speech in which like or as is used to make a comparison between two ideas that are basically dissimilar. Simile वो लिटरेरी टर्म है जिसमें हम दो बिल्कुल मुखालिफ चीज़ों का, मुतज़ाद चीज़ों का आपस में कंपैरिजन करते हैं लाइक और एज के ज़रिए। एग्जाम्पल्स: हर आइज ट्विंकल्ड लाइक स्टार्स, उसकी आंखें सितारों की तरह चमकती हैं। अब बेसिकली सितारों का और आँखों का आपस में कोई कंपैरिजन नहीं है, लेकिन यहाँ पर लाइक का वर्ड यूज़ करके जो कंपैरिजन है वो सितारों का आँखों के साथ कर दिया गया। शी वॉज एज बिजी एज अ बी, वो शहद की मक्खी की तरह मसरूफ़ थी। शहद की मक्खी का और इंसान का कोई कंपैरिजन नहीं है, बट जो उसके करेक्टरिस्टिक्स हैं, क्वालिटी है, वो कंपैरिजन के लिए एज के साथ यूज़ की गई। नेक्स्ट वन इज़ मेटाफर. इफ़ वी राइट अ कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स एंड ओमिट द वर्ड लाइक, देन वी आर यूजिंग अ मेटाफर. अगर हम दो चीज़ों का कंपैरिजन करते हैं लेकिन हम उसमें लाइक का जो वर्ड है उसको निकाल देते हैं, तो हम मेटाफर इस्तेमाल कर रहे हैं. एग्जाम्पल्स: ही प्रूव्ड अ लाइन इन द फाइट, वो लड़ाई में शेर साबित हुआ. हिज हार्ट इज़ रेड, रेड रोज़, उसका दिल सुर्ख है, सुर्ख गुलाब का फूल है. बेसिकली लाइन और पर्सन का कोई कंपैरिजन नहीं है, एंड रोज़ एंड हार्ट, बट यहाँ पर मेटाफोर की टर्म यूज़ करके इनका कंपैरिजन बना दिया गया. सिमिली में लाइक और एज का इस्तेमाल होगा और कंपैरिजन होगा डिसिमिलर थिंग्स का. मेटाफर में लाइक और एज का इस्तेमाल किए बगैर टू थिंग्स का आपस में कंपैरिजन किया जाएगा. Personification. It is a figurative language technique where an object or idea is given human characteristics or qualities. Personification ऐसी लिटरेरी टर्म है
जिसमें किसी ऑब्जेक्ट को या किसी आइडिया को ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स, कोई ऐसी क्वालिटी जो है इंसान की वो दे दी जाती है। द कैंडल फ्लेम्ड डांस्ड इन द डार्क, मोमबत्ती का शोला अंधेरे में नाच रहा था। अब यहाँ पर डांस बेसिकली ह्यूमन क्वालिटी है, लेकिन उसको पर्सोनिफिकेशन देने के लिए कैंडल फ्लेम के साथ जो है वो अटैच कर दिया गया, और इसको जो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स है उसको इस ऑब्जेक्ट के साथ अटैच करके पर्सोनिफिकेशन बना दी गई। द सनफ्लावर्स नोडेड इन द विंड, सो सेम जो ऊपर डांस वाली एग्जाम्पल थी वही नोडेड के साथ। इमेजरी इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ डिटेल्स यूज टू क्रिएट मेंटल इमेजेस इन द माइंड ऑफ द रीडर। इमेजरी ऐसी लिटरेरी टर्म है या ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसको पोइट्स और राइटर जो हैं रीडर के माइंड में उस सीन को, उस सिचुएशन को क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल करता है। थ्रू द विजुअल सेंस एज वेल एज द सेंसेस ऑफ टच, स्मेल, टेस्ट एंड साउंड। अब वो किस तरह से होता है कि वो इमेज या तो विजुअल हमारी जो है वो इनवर्ड आई में हमारे दिमाग में वो आता है, या हम किसी चीज़ के टच के उसके बारे में पढ़ते हैं तो हमें उसका पता चलता है कि वो कैसा है, टच करने में हार्ड है या सॉफ्ट है। स्मेल कि किसी चीज़ के बारे में पढ़ रहे हैं, उसकी स्मेल की बात हो रही है तो हमारे माइंड में फ़ौरन हमारी सेंसेस के ज़रिए पता चलता है कि उसकी सेंस कैसी है, उसका टेस्ट कहते हैं या उसकी साउंड कैसी है। एग्जाम्पल हमारे सामने है विजुअल, ह्यूज ट्रीज इन द थिक एंड डार्क फॉरेस्ट। विजुअल, अब हमारे सामने अगर एक जंगल की बात होगी जिसमें बड़े बड़े दरख्त हैं, उसमें घने दरख्त हैं और वो बहुत अंधेरा है वहाँ पर, तो हमारी आंखों के सामने एक बहुत जो है वो अंधेरे और गहरे जंगल का इमेज हमारी जहन में आ जाता है। ऑडिटरी मतलब सुनना, द रसलिंग ऑफ लीव्स, पत्तों की सरसराहट। अब हम ऐसा वर्ड पढ़ेंगे तो हमारी एक जो सेंस है ना वो हमारे माइंड में एक जो है वो ऑडिटरी लाइक इमेजरी क्रिएट कर देगी कि पत्तों की सरसराहट कैसी होती है। स्मेल, सेंट ऑफ एप्पल्स, टेस्ट, स्वीट एंड जूसी ऑरेंजेस एंड टच, रस्ट एंड रफ पाथ। तो ये जो तमाम जो एग्जांपल्स हैं हमारे सामने, ये वो एग्जांपल्स हैं जो फिगर ऑफ स्पीच जो इमेजरी है उसको हमारे सामने क्रिएट करती है कि पोइट उसको किस तरह से इस्तेमाल करता है। इन डैफोडिल्स सिमिलीज आर यूज्ड इन स्टैंजा 1 and 2। कैन यू टेल व्हाट टू थिंग्स आर कंपेयर्ड इन ईच ऑफ दीज स्टैंजाज। डैफोडिल्स में स्टैंजा 1 और 2 में जो है वो सिमिलीज यूज़ की गई हैं, और हमने बताना है कि इन स्टैंजाज में इन सिमिलीज को किस तरह से इस्तेमाल किया गया। ऑलराइट स्टूडेंट्स, स्टैंजा 1 में हमारे पास वेरी फर्स्ट लाइन है, आई वेंडेड लोनली एज अ क्लाउड। अब एज का वर्ड यूज़ हुआ है क्लाउड के साथ और बात हो रही है ह्यूमन की, तो बेटा यहाँ पर एज का वर्ड हमें बता रहा है कि यहाँ पर सिमिली यूज़ हुई है। सेकेंड लाइन में हमारे पास कॉन्टीन्यूस एज द स्टार्स दैट शाइन। अब एज का वर्ड यहाँ पर स्टार्स को जो है वो कंपेयर कर रहा है डैफोडिल्स के साथ, ठीक है। तो इन दो स्टैंजास की फर्स्ट लाइन में हमारे पास सिमिलीज की एग्जाम्पल्स मौजूद हैं। पिक आउट द वन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन फ्रॉम द पोएम। अब हमने इस पोएम में से पर्सोनिफिकेशन की एक जो एग्जाम्पल है वो देखनी है। फर्स्ट स्टैंजा में थर्ड लाइन, वन ऑल वर एट वंस आई सॉ अ क्राउड अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, कि अचानक मैंने एक हजूम देखा, अ होस्ट ऑफ गोल्डन डैफोडिल्स, बहुत ज़्यादा तादाद में सुनहरे नरगिसी फूलों का। क्राउड बेसिकली होता है बच्चे ह्यूमन, यानी कि बहुत ज़्यादा लोग एक जमा हो तो वो क्राउड बन जाता है। अब क्राउड को पर्सोनिफाई किया है गोल्डन डैफोडिल्स के लिए, ठीक है। तो ये हमारे इस एक्सरसाइज के क्वेश्चन का आंसर हो गया। नेक्स्ट वन, here is a list of a few similes, metaphors and personifications. Can you identify them? Write S for simile, M for metaphor and P for personification. First of all, time is money. Time, अब वक्त को मनी मतलब ये बताया कि जो वक्त है वो दौलत है, ठीक है। अब बेसिकली दौलत तो वो है जो मतलब हम जो करेंसी को कहते हैं, पैसे को कहते हैं। तो यहाँ पर पर्सोनिफाई किया है टाइम को मनी के साथ, इसलिए ये मेटाफर जो यूज़ किया है, यानी कि एक मनी जो पैसों का करेक्टर है वो
टाइम के साथ कर दिए तो ये जो हमारे पास है ये मेटाफर है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वन इज एज बिजी एज अ बी। बिजी क्वालिटी है, बिजी होना मक्खी की, एज का वर्ड है तो यहाँ पर सिमिली। द विंड विस्पर्ड द रूमर्स ऑफ द फॉरेस्ट। अब विस्परिंग जो है वो ह्यूमन क्वालिटी है, यहाँ पर ह्यूमन क्वालिटी दी गई विंड को, इसलिए पर्सोनिफिकेशन है। एज जेंटल एज अ लैम्प, एज का वर्ड है, जेंटलनेस क्वालिटी बताई गई है तो ये सिमिली है। द सॉरी इंजन वीज्ड इट्स डेथ कफ। अब डेथ कफ जो है वो बेसिकली ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स है कि जब इंसान मौत के वक्त के करीब होता है तो डेथ कफ उसे कहा जाता है, उस सिचुएशन को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर इंजन को उन्होंने पर्सोनिफाई किया है तो हम यहाँ पर पी लिखेंगे। द हार्ट ऑफ लाइन, ये हमारे पास मेटाफर है। द एप्पल ऑफ माई आई, ये भी मेटाफर है। एज कनिंग एज अ फॉक्स, सिमिली है। ब्राउन ग्रास वॉज बैगिंग फॉर वाटर, बैगिंग जो है वो ह्यूमन करेक्टरिस्टिक्स में आता है तो ये पर्सोनिफिकेशन है। एज वाइज एज एन आउल, उल्लू की तरह अक्लमंद, तो ये सिमिली है। ब्लैंकेट ऑफ स्नो, ये मेटाफर है। एज ब्लैक एज अ क्रो, ये सिमिली है। यहाँ पर हमारे क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट है वोकैबुलरी। यूज टीचर्स टू फाइंड 3 मोर सिनोनिम्स ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स के, इन वर्ड्स के मज़ीद सिनोनिम्स बताने हैं। सॉ, ग्लैंस एंड गेज हमारे सामने हैं। जो इसके अलावा वॉच्ड, लुक एंड स्टेयर। शाइन, ट्विंकल एंड स्पार्कल, इसके लिए हमारे पास है ग्लिटर, विंकल एंड इल्यूमिनेट। ऑलराइट स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थिंग हमारे पास है कॉनोटेशन। कॉनोटेशन मीन्स द एटीट्यूड एंड फीलिंग एसोसिएट विद अ वर्ड एज अपोज्ड टू इट्स लिटरल मीनिंग। कॉनोटेशन से मुराद जो है वो एटीट्यूड एंड फीलिंग है, यानी कि एक वर्ड जो हमारे सामने है उस वर्ड को पढ़ के हमारे जो माइंड है उसमें क्या इम्पैक्ट बनता है। लाइक वो जो वर्ड है वो पॉजिटिव इम्पैक्ट बना रहा है या वो नेगेटिव इम्पैक्ट बना रहा है, या जो उसका लिटरल मीनिंग है उससे वो कितना डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल सॉलिट्यूड। अब सॉलिट्यूड जो तन्हाई, वो तन्हाई है लाइक जो मुराकबा हम कहते हैं, अब पॉजिटिव कॉनोटेशन है। जैसे लोग मेडिटेशन में जाते हैं, वो तन्हा जो है वो इबादत करते हैं या वो तन्हा स्टडी करते हैं तो वो सॉलिट्यूड है, ठीक है। लोनली, तन्हा। अब लोनली जो है ना वो तन्हाई ऐसी जैसे आपके साथ कोई जो कंपेनियन नहीं है या आप बिल्कुल अकेले हैं, तो ये नेगेटिव कॉनोटेशन में आता। हमारे सामने अब कुछ वर्ड्स हैं जिनमें हमने ये बताना है कि स्पेसिफाई करना है कि इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में आता है और कौन सा वर्ड जो है वो नेगेटिव कौन उसमें आता है। गेज। गेज का बेसिकली जो मतलब है वो ऐसा है कि उसको मतलब देखते रहना, मुसलसल देखते रहना, ठीक है। स्टेयर, स्टेयर का मतलब है कि लगातार, मतलब जैसे एक चीज़ को घूरना। इसी तरह गेज जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में आता है और स्टेयर जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में आता है। शाइन, शाइन का मतलब भी चमकने में आता है और ग्लेयर का मतलब है वो बहुत ज़्यादा चमकना कि जिसमें कोई चीज़ क्लियर ही ना हो। तो शाइन पॉजिटिव कॉनोटेशन है और ग्लेयर जो वो नेगेटिव कॉनोटेशन में आता। होट का मतलब है जमघटा और कलेक्ट का मतलब है किसी चीज़ को इकट्ठा करना। अब होट जो है वो कलेक्शन जो है वो पॉजिटिव कॉनोटेशन में एंड होट जो है वो नेगेटिव कॉनोटेशन में हमारे पास आता है। इन 6 वर्ड्स को आपने अपने सेंटेंसेस में यूज़ करना है और ये आपका होमवर्क है कि आपने इन 6 वर्ड्स को सेंटेंसेस में यूज़ करके आपने अपनी नोटबुक्स में लिखना है। नेक्स्ट पोर्शन आता है हमारे पास कलेक्टिव नाउन। अ सिंगुलर नाउन सच एज कमेटी और टीम दैट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ पर्सन, पीपल, एनिमल्स और थिंग्स इज कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन ऐसा नाउन है जिसमें हम लोगों, इसमें किसी भी यानी कि ऐसे वर्ड के बारे में पढ़ते हैं जो एक किसी भी चीज़ की कलेक्शन को या किसी भी चीज़ के ग्रुप को शो करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है क्राउड इन दिस पोएम रेफर्स टू अ कलेक्शन और अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स। अब जैसे क्राउड का वर्ड है तो क्राउड का वर्ड हमारे पास जो है वो बेसिकली एक कलेक्टिव नाउन है और वो शो कर रहा है
कि इसमें कलेक्शन कहाँ कहाँ मौजूद है। डैफोडिल्स की कलेक्शन, राइट द कलेक्टिव नाउन्स ऑफ द फॉलोइंग। अ कलेक्शन ऑफ शीप्स, जब बहुत ज़्यादा बहरी जहाज़ हों तो उसकी कलेक्शन को फ्लीट कहा जाता है, FLEET। अ कलेक्शन ऑफ कैटल, जब मवेशी बहुत ज़्यादा हों तो उनको हर्ड कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ सिंगर्स, तो सिंगर्स की कलेक्शन को बैंड कहा जाता है। अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, सोल्जर्स की कलेक्शन को आर्मी कहा जाता है। ऑलराइट स्टूडेंट्स, अंडरलाइन द प्रपोजिशन ऑफ प्लेस इन द पोएम। प्रपोजिशन ऐसा वर्ड है जो किसी भी नाउन या प्रोनाउन का अदर जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उनके साथ लिंक शो करती है। प्रपोजिशन ऑफ प्लेस से मुराद वो प्रपोजिशंस हैं जो नाउन या किसी भी प्रोनाउन की प्लेस के हिसाब से उनको यूज़ किया जाता है, और हमने इस पोएम में प्रपोजिशन ऑफ प्लेस को अंडरलाइन करना है। फर्स्ट स्टैंजा में हमारे पास जो प्रपोजिशन ऑफ नाउन है वो है ओवर वेल्स एंड हिल्स। इससे मुराद OVER ओवर है। नेक्स्ट वन, बिसाइड द लेक, देन ऑन द मिल्की वे, इन नेवर एंडिंग लाइन, along the margin of a bay, and next word, on my couch. So all these words are preposition of place in this poem. Use the following preposition in sentences of your own. आपने जो ये given prepositions हैं इनको आपने sentences में use करना है। Behind का मतलब होता है पीछे, beside मतलब के साइड, लाइक बिसाइड द लेक। नेक्स्ट टू मीन्स आगे, अंडर मीन्स नीचे, ओवर मीन्स एक बार फिर से या ऊपर, अलोंग के साथ, अक्रॉस के पार, अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द लेक, दरिया के पार, लाइक। नेक्स्ट टॉपिक इज कॉन्जक्शंस। कॉन्जक्शंस जॉइन वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। कॉन्जक्शंस उन वर्ड्स को कहा जाता है जो वर्ड्स को या सेंटेंसेस को आपस में मिलाने के काम आता है। देयर आर टू काइंड्स ऑफ कॉन्जक्शन। कॉन्जक्शंस की दो इकसाम है। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस। कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन से मुराद वो कॉन्जक्शंस हैं, दोज कॉन्जक्शंस जॉइन सेंटेंसेस ऑफ इक्वल रैंक, जो इक्वल रैंक के सेंटेंसेस को आपस में मर्ज करते हैं। इन सेंटेंसेस में एक सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस पर जो है ना वो डिपेंड नहीं करना पड़ता कंप्लीट सेंस देने के लिए, ये अपने अपनी कंप्लीट सेंस में मौजूद होता है। इनमें जो कॉन्जक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं वो है बट, और, नॉर, आइदर, ऑल्सो, हाउएवर, ओनली, सो, हैंस। सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस वो कॉन्जक्शन है जो सेंटेंसेस को ज्वाइन करते हैं। वन ऑफ ईच इज़ डिपेंड ऑन द अदर, यानी कि एक सेंटेंस जो है वो दूसरे के बगैर मुकम्मल नहीं है अगर इन कॉन्जक्शंस को यूज़ ना किया जाए। बिकॉज, दैट, वाइल, अनलेस, एज, व्हेन, सिंस, इफ, दो। Fill in the blanks with appropriate conjunctions. He ran fast, he missed the train. ये दोनों सेंटेंस कंप्लीट है अपनी सेंस में, हमने यहाँ पर बट यूज़ किया जो कोऑर्डिनेटिंग है। वेट, इंतज़ार करो, टिल आई रिटर्न। टिल भी आ सकता है। अब यहाँ पर जो है वो इसलिए आएगा क्योंकि वेट, लेकिन हमें क्लियर नहीं फॉर विच पर्पज़, इसलिए हमने यहाँ पर टिल यूज़ किया जो सबऑर्डिनेटिंग कंजक्शन है। वर्क हार्ड लेस्ट यू शुड फेल। लेस्ट हमारे पास जो है वो सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन है क्योंकि वर्क हार्ड, यानी कि आगे आप समझ नहीं आ रही कि वर्क हार्ड फॉर विच पर्पज़। आई डिडंट कम, मैं नहीं आ सकता, यहाँ पर भी सेंस कंप्लीट नहीं इसलिए हमने बिकॉज यूज़ किया। यू डिडंट इन्वाइट मी, यू विल गेट अ प्राइज़ इफ़ यू डिज़र्व इट। इन नेक्स्ट है यूज़ एनी 5 कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस एंड सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस इन सेंटेंसेस। आपने कोई से 5 सबऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शन या और 5 कोऑर्डिनेटिंग कॉन्जक्शंस को अपने अपने सेंटेंस में यूज़ करना है, इनको भी आपने नोटबुक में लिख लेना है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास है यूज़ ऑफ प्रेजेंट एंड पास्ट पार्टिसिपल्स। अ पार्टिसिपल इज वर्ब फॉर्म यूज्ड एज एन एडजेक्टिव टू मॉडिफाई नाउन्स एंड प्रोनाउन। कि पार्टिसिपल जो है वो बेसिकली एक ऐसा वर्ब जिसको हम उर्दू में फ़ाइल बोलते हैं, काम करने वाला जो काम कर किसी को शो करता है, उसको बोलते हैं
इसम फॉइल बोला जाता है इसे बेसिकली। तो ये ऐसा वर्ड है जिसे एडजेक्टिव के तौर पर नाउन या प्रोनाउन को मॉडिफाई करके बोला जाता है। प्रेजेंट पार्टिसिपल जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है कि हम वर्ब के साथ जो है आईएनजी लगा देते हैं तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल बन जाता है। द लाफिंग लेडी, लाफिंग हमारे पास प्रेजेंट पार्टिसिपल जो है वो एडजेक्टिव में आ गया। फॉरिंग टेम्परेचर, स्टिंगिंग रिमार्क। पास्ट पार्टिसिपल हमारे पास वो रेगुलर वर्ब्स जिनके एंड पर ईडी आता है। रेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं कि जब इनकी फॉर्म्स जो हैं हम उनको सेकंड फॉर्म बनाते हैं, थर्ड फॉर्म बनाते हैं तो उसमें हम एंड पर ईडी लगाते हैं। ऐसे वर्ब्स को रेगुलर वर्ब्स बोला जाता है। एग्जाम्पल्स: द टाइड डांसर, द इंजर्ड प्लेयर, द क्रैक्ड वेज। हाउएवर इरेगुलर वर्ब्स, अब इरेगुलर वर्ब्स वो वर्ब्स हैं जिनकी सेकंड या थर्ड फॉर्म बनाने के लिए हम ईडी नहीं लगाते बल्कि उनमें कुछ जो स्पेलिंग्स हैं उनका एडिशन करके हम उसकी फॉर्म चेंज करते हैं और उनकी जो फॉर्म्स चेंज होती हैं वो फिर पास्ट पार्टिसिपल बन जाती हैं, जैसे कि थ्रॉन, रिडन, बिल्ड एंड गॉन। अंडरलाइन द पार्टिसिपल्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस। ही वॉज सो शॉक्ड, अब शॉक्ड ईडी है, ये रेगुलर वर्ब है इसलिए ये पास्ट पार्टिसिपल में आ गया। ड्यू टू द एक्सीडेंट दैट ही कुडंट स्पीक। द गैलपिंग हॉर्स स्केयर्ड द चाइल्ड, गैलपिंग में आईएनजी यूज हुआ जो प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये प्रेजेंट यहाँ लिख देंगे। आई डोंट वॉन्ट दैट बर्न्ड टोस्ट, बर्न्ड एंटी मौजूद है, जैसे बिल्ट यहाँ पर पास्ट पार्टिसिपल है। डोंट बी फ्राइटेंड, दैट डॉग डजंट बाइट, ईडी हमारे पास जो है वो पास्ट पार्टिसिपल के रेगुलर वर्ब के तौर पर मौजूद है। द लॉरी वॉज कैरिंग स्टोलन गुड्स, अब बेसिकली यहाँ पर हमारे पास जो मेन वर्ब है वो है आईएनजी, ठीक है। तो आईएनजी को देखते हुए हम इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल में लेकर आएंगे। एवरीबडी वॉज एक्साइटेड प्रिपेयरिंग द थिंग्स फॉर द ट्रिप, एक्साइटेड में ईडी मौजूद है जो पास्ट पार्टिसिपल शो कर रहा है। इफ़ द चिल्ड्रन आर बोर्ड टेक दम टू द पार्क, बोर्ड अब बेसिकली है तो ईडी यहाँ पर, लेकिन आर यूज़ हुआ हुआ है जो शो करता है कि ये प्रेजेंट सिचुएशन है, इसलिए हम यहाँ पर प्रेजेंट पार्टिसिपल यूज़ करेंगे। मेक 5 सेंटेंसेज यूजिंग द प्रेजेंट पार्टिसिपल एंड 5 सेंटेंसेज यूजिंग द पास्ट पार्टिसिपल्स। ऐसे ही पार्टिसिपल्स को यूज़ करके आपने सेंटेंसेस जो है वो अपनी नोटबुक्स में बना लेने हैं। आपको होमवर्क किया है कि आपने इन क्वेश्चन आंसर्स को भी अच्छी तरह याद कर लेना है और जो मैंने आपको सेंटेंसेस बनाए आपने उनको भी याद कर लेना। अब हम इस पोएम की समरी की तरफ आते हैं। डैफोडिल्स summary. Daffodils is a beautiful poem of nature written by William Wordsworth. The poem shows Wordsworth's deep love for the objects of nature. Daffodils को हाईलाइट इसलिए किया क्योंकि ये पोएम का नेम है और यहाँ पर पोइट के नेम को हाईलाइट किया गया, आपने इनको ऐसे ही लिखना है। द पोएम शोज वर्डवर्ड्स डीप लव फॉर द ऑब्जेक्ट्स ऑफ नेचर। ये पोएम, ये नज़म जो है वो वर्डवर्थ के कुदरत के जो तमाम इस दुनिया में चीज़ें हैं कुदरती, उनकी मोहब्बत में जो लिखी गई है उस मोहब्बत को शो कर रहा है। वन डे द पोइट वॉज वेंडरिंग अलॉन नियर द बैंक ऑफ द लेक इन द कंट्री साइड वेयर द कूल ब्रीज वॉज ब्लोइंग। एक दिन शायर एक देहात में किसी झील के किनारे घूम रहा था जहाँ पर ताज़ा हवा चल रही थी। सडनली हिज आइज कॉट एन एस्टोनिशिंग सीन। अचानक उसकी आंखों ने एक हैरान कर देने वाला मंजर देखा। डैफोडिल्स वर मूविंग एंड डांसिंग इन द ब्रीज चेयरफुली। नरगिसी फूल जो थे वो खुशी से झूम रहे थे और नाच रहे थे ताज़ा हवा में। दे वर स्पार्कलिंग लाइक द शाइनिंग स्टार्स ऑफ द मिल्की वे। वो कहकशां में चमकते हुए सितारों की मानंद लग रहे थे। दे वर काउंटलेस, वो लातदाद थे। द डैफोडिल्स वर मोर चार्मिंग दैन द शिमरिंग जॉयफुल वेव्स इन द लेक। वो नरगिसी फूल झील में उठने वाली लहरों से भी ज़्यादा, शोख लहरों से भी ज़्यादा खूबसूरत दिखाई दे रहे थे। द पोइट वॉज सो मच डिलाइटेड टू सी दिस ब्यूटीफुल साइट। शायर इस खूबसूरत मंजर को देखकर बहुत खुश था। ही कुड सी 10,000 फ्लावर्स एट द ग्लैंस। वो एक नज़र में 10,000 फूलों को देख सकता था। द चार्मिंग सीन गेव हिम अ लॉट ऑफ प्लेयर। ही केप्ट ऑन लुकिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। उस मंजर ने उसे बहुत खुशी दी, वो बहुत देर तक उस मंजर को देखता रहा। ही सेज दैट द ब्यूटी ऑफ सीन हैज़ बीन प्रिजर्व्ड इन हिज मेमोरी। उसने कहा कि उस मंजर की खूबसूरती उसकी यादाश्त में महफूज हो गई है। इन द एंड, आखिर में, द पोइट सेज, शायर कहता है, व्हेन ही इज़ अलोन इन हिज रूम, कि जब वो अपने कमरे में अकेला होता है, ही रिकॉल्स दैट ब्यूटीफुल सीन, वो इस मंजर को अपनी दोबारा से अपनी यादाश्त में लेकर आता है और इस एंड इन्जॉयज इट्स ब्यूटी विद हिज इनवर्ड आई, और अपनी
अंदरूनी ज़हनी जो मंज़र है उसमें इससे लुत्फ़अंदोज़ होता है इसकी खूबसूरती से। हिज हार्ट इज़ फिल्ड विद प्लेयर, उसका दिल खुशी से भर जाता है। एंड बिगेंस टू डांस, और नाचने लगता है। दैट सीन टुक हिज लोनलीनेस, ये मंजर इसकी तन्हाई ले जाता है अपने साथ। एंड ही फील्स दैट ही इज़ इन द कंपनी ऑफ दोज हैप्पी एंड जॉयफुल डैफोडिल्स, और वह महसूस करता है कि वो उन खुश और लुत्फ़ अंदोज़ होने वाले नरगिसी फूलों के साथ है, उनकी सोबत में है। एज जॉन कीट्स रोड, जॉन कीट्स भी जो था वो पोइट ऑफ नेचर था, इसकी भी पोइम जो थी वो नेचर और उसकी खूबसूरती पर बेस्ड थी। द थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर, जैसा कि जॉन कीट्स ने लिखा कि एक खुशनुमा चीज़ हमेशा खुशी देती है। आपने इस पोइम को अच्छी तरह, इसकी समरी को अच्छी तरह से याद करके अपनी नोटबुक्स में लिख लेना है। Assalamualaikum students, now this topic is comprehension passage unsolved exercise number 2। यहाँ पर कॉम्प्रीहेंशन पैसेज आपको करवाने का के पर्पज़ ये होता है कि आपके सामने एक पैसेज होता है और आपके बोर्ड के उसमें ये आता है कि कोई भी अनसेन या कोई भी ऐसा पैसेज आ जाता है जिसके आंसर्स आपके पास मौजूद, यानी कि आपके पहले से आपने ना देखा हो, लेकिन एटलीस्ट कॉम्प्रीहेंशन पैसेज की जो प्रैक्टिस है वो आपको ये बता देती है कि आपने किस तरह से एक पैसेज में से जो आंसर्स हैं वो निकालने हैं। या समटाइम ये होता है कि उस पैसेज में ही सेम लाइन ही उसका आंसर होती है, या समटाइम आपको आंसर्स को जो है वो थोड़ा मॉडिफाई करके लिखना होता है। लेट्स कम टुवर्ड्स द पैसेज नाउ। मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील इज कॉल्ड थ्रोइंग। कुम्हार के जो बर्तन का बनाने का आला होता है उसमें बर्तन बनाने का अमल जो है वो बर्तन साजी कहलाता है। द थ्रो इज़ अ वेरी स्किलफुल वर्कमैन, के जो कुम्हार होता है वो बहुत हुनरमंद आदमी होता है। बट देयर इज़ अनदर मैथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स ऑफ, ये वहाँ पर जो वर्ड है आपके नोट्स में ये कैले नहीं है, ये क्ले है। क्ले मतलब मिट्टी, ठीक है। माउल्डिंग, अ प्लास्टर माउल्ड इज मेड एंड द क्ले इज प्रेस्ड इनटू इट। एक प्लास्टर का जो है वो मुजस्मा बना के उसमें मिट्टी भर दी जाती है। दिस इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफ़िकल्ट वे, ये एक तेज़ी से काम करने वाला और कम मुश्किल अमल में आने वाला काम है। एंड मस्ट बी यूज टू मेक थिंग्स लाइक हैंडल्स, बट ऑल द मोस्ट ब्यूटीफुल पोट्री इज़ थ्रोन। इससे बहुत सी जो है वो उम्दा चीज़ें बनाई जाती है, लेकिन सबसे जो खूबसूरत चीज़ है वो थ्रोन है। व्हेन अ पीस ऑफ पोट्री इज़ टेकन आउट ऑफ द व्हील, जब बर्तन का कोई टुकड़ा जो है वो उसके पहिए से बाहर आता है, इट इज़ पुट असाइड टू ड्राई। उस मिट्टी के बर्तन का, जो थ्रोन मिट्टी के बर्तन की बात हो रही है, कि जब वो बाहर आता है तो उसको खुश करने के लिए एक तरफ रखा जाता है। आफ्टर विच अ डिज़ाइन में बी पेंटेड ऑन इट विद स्पेशल कलर्स। जब वो मिट्टी का जो बर्तन है वो सूख जाता है तो उस पर पेंट की मदद से मुख्तलिफ रंगों से जो है वो डिज़ाइन बनाए जाते हैं। दैट विल स्टैंड ग्रेट हीट, जो गर्माइश में हरारत में रखे जाते हैं। इट इज़ देन रेडी टू बी फायर्ड, और फिर इसको जो है वो सेक लगवाया जाता है। दिस इज़ डन इन अ लार्ज ओवन, इसको बड़े तंदूर वगैरह में जो है ये अमल अंजाम दिया जाता है। द पीसेज ऑफ पोट्री आर प्लेस्ड इन अर्थनवेयर रब्स कॉल्ड सेगर्स सो दैट द फ्लेम्स कैन नॉट टच द पोट्री। उनको एक ख़ास किस्म का सांचा जिसको हम कहते हैं ना, यानी कि उसमें जो है ना वो रखा जाता है ताकि जो उसके आग के शोले हैं, जहाँ पर ओवन है, तंदूर मतलब के है, उस तंदूर में उस बर्तन को सेक लगाने के लिए उनको एक सांचे में रखा जाता है, जिनको सेगर्स कहा जाता है, ताकि वो जो शोले हैं ना वो उस बर्तन को ना पकड़ सके, वो बर्तन जल ना जाए। व्हाट इज़ थ्रोइंग, कैसे हमारे पास सामने आ गया कि व्हाट इज़ थ्रोइंग। तो यहाँ पर सेम जो हमारी फर्स्ट लाइन है, मेकिंग पोट्री ऑन द पोटर्स व्हील इज कॉल्ड थ्रोइंग, ये इसका फर्स्ट आंसर है। व्हाट इज़ अदर मेथड ऑफ शेपिंग आर्टिकल्स, another method of shaping articles out of, ये कैली वर्ड नहीं है, ये क्ले है, of clay is molding, ठीक है। another method of shaping articles out of clay is molding. clear students? what method is quicker, कौन सा तरीका ज़्यादा तेज़ी से काम करने वाला है। अब यहाँ पर पैराग्राफ में तो हमारे पास है कि दिस इज़ अ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट, यानी किसकी बात हो रही है, मॉल्डिंग की बात हो रही है, लेकिन आपने इसको इन शॉर्ट करके लिखना है। मॉल्डिंग इज़ क्विकर एंड लेस डिफिकल्ट मेथड फॉर मेकिंग थिंग्स। व्हाट डज द पोटर मेक डिज़ाइंस ऑन द पीस ऑफ पोएट्री, कि पोटर जो है वो पोट्री पर जो है वो डिज़ाइन कैसे बनाता है। द पोटर पेंट्स डिज़ाइन ऑन द पीसेस ऑफ पोट्री विद स्पेशल कलर्स। यहाँ पर हमारे पास जो लाइन है वो है, इट इज़ पुट असाइड टू ड्राई आफ्टर विच अ डिज़ाइन में बी पेंटेड ऑन इट। तो ये लाइन बहुत लंबी हो जाती है, लेकिन आपने क्योंकि जो है वो बिल्कुल टू द पॉइंट आंसर देना है, तो आप लिखेंगे द पोटर पेंट्स डिज़ाइन ऑन द पीसेस ऑफ पोट्री विद स्पेशल कलर्स। हाउ इज़ पोट्री बेक्ड इन फायर, द पीसेस
of poetry are baked in a large oven or killed placed in saggars so that flames do not destroy them. इस तरह से हमारा एक कॉम्प्रिहेंशन पैसेज कंप्लीट होता है कि कुछ आंसर जो है वो आपने एज इट इज लाइन जो है वो पैराग्राफ में से ली, कुछ लाइंस ये लाइंस ऐसी थी जिनको आपने इन लाइंस में से मॉडिफाई करके लिखा. नाउ कम टू इट्स अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज नंबर 3. द सुल्तान सेंट agents to all parts of the east to buy rare manuscripts and bring them back to Cordova. कि सुल्तान ने अपने जो तमाम नुमाइंदे थे उनको मशरिक में हर तरफ तमाम मशरिक वस्ता की बात हो रही है कि वहाँ के तमाम इलाकों में भेजा ताकि वो तमाम रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स यानी कि ऐसी किताबें जिनके अभी सिर्फ स्क्रिप्ट लिखे गए हैं उनको ख़रीद कर लाएं और उन्हें कोर्दोबा जो है वो कुर्तुबा का इंग्लिश नेम है, उन्हें वहाँ पर ले आएँ. His men were constantly searching the booksellers' shops at Cairo, Damascus and Baghdad. उसके आदमियों ने तमाम जो किताबें बेचने वाले काहिरा, दमिश्क और बगदाद में मौजूद थे for rare volumes for his library, और ऐसी किताबों के बारे में, ऐसे मैन्यूस्क्रिप्ट्स के बारे में पता किया जो यहाँ बहुत कम लिखे गए. यहाँ उनकी जो तादाद थी वो बहुत ही कम पाई जाती थी. उनको अपनी लाइब्रेरी, सुल्तान की लाइब्रेरी के लिए इकट्ठा किया. व्हेन द बुक्स वाज नॉट टू बी बाउड एट एनी प्राइस, और जब वो किताबें किसी भी कीमत पे ख़रीदी ना जा सकती, ही वुड हैव इट कॉपीड, और फिर वो सुल्तान ही जो है वो किसकी तरफ रेफर कर रहा है, सुल्तान की तरफ, कि सुल्तान जो था वो उन्हें उनकी एक नकल तैयार करवाया करता था जैसे हम कॉपी करवाते हैं किसी चीज़ की. एंड समटाइम्स इवन हेयर ऑफ अ बुक which was only in the author's brain and send him a handsome present and beg him to send the first copy to Cordova. और जब उसको पता चलता था कि ऐसी किताब जो लिखी भी नहीं गई और वो सिर्फ अभी लिखने वाले के जहन में है, तो सुल्तान क्या करता था कि वो उसको बहुत एक पेशकीमत तोहफा भेजता था और उससे इल्तिजा करता था कि उसकी पहली जो नकल है उसको कुर्तुबा में यानी कि उसके दारुल हुकूमत में भिजवा दे. बाय सच मीन्स, इन जरियों से ही गैदर्ड नो फ्यूअर देन 400,000 बुक्स. उसने 4 लाख के करीब किताबें जमा कर ली. एंड दस एट अ टाइम व्हेन प्रिंटिंग वाज अननोन, और ऐसे वक्त में जब प्रिंटिंग जो जैसे हम किताबें छापते हैं इसका कोई नामो निशान भी नहीं था. एंड एवरी कॉपी हैड टू पेनफुली कॉपीड, और हर नकल को बहुत मुश्किल से तैयार किया जाता था. इन द फाइन क्लियर हैंड ऑफ द प्रोफेशनल कॉपीज. तो वो क्या करता था कि वो उसको एक बहुत प्रोफेशनल जो कॉपी यानी कि नकल करने वाला, नकल किताबों की जो नकल तैयार करते हैं, आजकल तो पब्लिशर्स हैं लेकिन उस वक्त जो है वो किताबों की नकल जो तैयार करने वाले लोग जो थे उनका एक अलहदा शोबा होता था. ठीक है, तो उन लोगों को जो है ना ये किताबें जो है वो भेजी जाती थी. अब यहाँ पर जो ये वर्ड है ये कॉपी लिस्ट नहीं है, ये कॉपीस्ट है. यहाँ से आपने एल जो है ना वो उसको काट देना है. ये वर्ड कॉपीस्ट है, कॉपीस्ट, COPYIST, कॉपीस्ट यानी नकल तैयार करने वाला. अब हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं. व्हाई डिड सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट. अब डिड है पास्ट फॉर्म में. हमने जब इसको आंसर में इसका वर्ब यूज़ करना है तो हमने सेकंड फॉर्म यूज़ करनी, क्योंकि डिड सेकंड फॉर्म है और यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म. आंसर लिखेंगे पास्ट में तो जो फर्स्ट फॉर्म है वो सेकंड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी. सुल्तान सेंड हिज एजेंट्स टू ऑल पार्ट्स ऑफ द ईस्ट टू बाय रेयर मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड ब्रिंग दैम बैक टू कोर्दोवा. तो फर्स्ट लाइन इसका आंसर बन गई. Where and what for they searched the booksellers' shops. They searched the booksellers' shops at Cairo, Damascus and Baghdad for rare volumes. यहाँ पर था his men were constantly searching, लेकिन यहाँ पर आपने इस लाइन को शॉर्ट करके लिख दिया they searched the booksellers' shops. What would he do when any book was not to be bought at any price? He would have copied it when the book was not be bought at any price. What would he do when the author had not yet written the book? इसका आंसर क्या है, जब तक कोई किताब ऑथर के माइंड में वो क्या करता था, he would have sent him. अब यहाँ पर तो एक बहुत लॉन्ग पैराग्राफ में आता है लेकिन यहाँ पर शॉर्टली आपने लिखना है he would have sent a handsome present and begged him to send the first copy to Cordova. How many books had gathered? कितनी किताबें इकट्ठी की गई? He had gathered 400,000 books. Why was it difficult to collect so many books in those days? अब यहाँ पर इसका आंसर जो है वो बहुत लॉन्ग फॉर्म में आ रहा है लेकिन यहाँ पर शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है. It was difficult to collect so many books in those days because printing was unknown. Every copy had to be painfully copied in the fine, clear hand of the professional copyist. Clear? आपने इन दोनों कॉम्प्रीहेंशन पैसेजेस को अच्छी तरह से याद कर लेना है और इनके आंसर्स याद करके
लिख लेने हैं। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।